वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम होम साइंस बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए उसका जो पेपर 1 होता है उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि जब आप बीए थर्ड ईयर में जाते हैं जाती हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के 3 पेपर देने होते हैं, ठीक है। तो आपको पहले पेपर में क्या पढ़ना है, दूसरे पेपर में क्या पढ़ना है और तीसरे में क्या पढ़ना है, इसको भी मैं बता दूंगा लगे हाथ। तो खास करके जब आप होम साइंस लिए हुए होते हैं और थर्ड ईयर में आप पहुंचते हैं, थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर नहीं, ये ईयरली एग्जामिनेशन जो होते हैं वो जो पहले से परीक्षा एक प्रकार से हो रही थी, पहले परीक्षा उसी के अकॉर्डिंग हमारे थर्ड ईयर के छात्र छात्राएं अभी बचे हुए हैं, उनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, तो उनके लिए खास करके यह वीडियो है थर्ड ईयर का है, ठीक है। यानी कि बीए तृतीय वर्ष या बीए पार्ट 3 जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। द्वितीय वर्ष की परीक्षा दे दी है आपने, तो तृतीय वर्ष में आपको कैसे कैसे प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा और होम साइंस में आपको पढ़ना क्या है। तो होम साइंस में पेपर 1 के अंतर्गत आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, ठीक है, यानी वस्त्र विज्ञान और परिधान का परिचय पेपर नंबर 1 में पढ़ना है, ठीक है। पेपर नंबर 2 के अंतर्गत आपको एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में जानना है। एक्सटेंशन एजुकेशन की बात की जाए जिसको आप प्रसार शिक्षा बोलते हैं, उसको पढ़ना है पेपर नंबर 2 के अंतर्गत, ठीक है। और पेपर 3 की अगर बात की तो पेपर 3 में आपको आपसे पूछा जाता है खास करके मौखिकी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल वाला जो होता है पेपर नंबर 3 होता है आपका मौखिकी प्रश्न आपके आते हैं प्रयोगात्मक कार्य के लिए। तो 3 पेपर आपके इस प्रकार से होते हैं होम साइंस के, ठीक है। अब ये जो वीडियो है आपका, ये है महासंग्राम रिवीजन क्लास 2023 की परीक्षाओं के लिए होम साइंस जो है उसके पेपर 1 का यह वीडियो है। यानी इस वीडियो के माध्यम से वस्त्र विज्ञान और परिधान के परिचय को जानने का प्रयास रहेगा। उससे बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आएंगे, अगर आएंगे जिस विश्वविद्यालय में, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि लिखित वालों के लिए यह वीडियो है, चूंकि लिखित क्वेश्चंस आपको लिखे मिलेंगे और आंसर भी उसके नीचे आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो महासंग्राम वीडियो आपको जैसा कि पता होगा जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट का, सोशियोलॉजी का और एंशिएंट हिस्ट्री का, मिलिट्री साइंस का, इन सभी का मैंने दिया है। अन्य भी सब्जेक्ट का मैं जल्दी दे दूंगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो, थर्ड ईयर में आप हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्लासेस आपकी प्रारंभ हो चुकी है। डेली रात के 8 बजे से आपकी थर्ड ईयर की क्लास किसी न किसी सब्जेक्ट की चलती है। तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट को ज्वाइन करके रात के 8 बजे एक बार जरूर आकर के विजिट कर लें, चेक कर लें कि भाई आपकी कौन सी क्लास चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, ठीक है। और जो वीडियोज़ होंगी इनकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा जल्दी। प्लेलिस्ट में आप आसानी से वीडियोज़ को देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। पेपर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को चर्चा करने का प्रयास करेंगे। परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए जानते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है भैया? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। पहला प्रश्न है आपका, वस्त्रोपयोगी रेशों के 3 गुण बताइए। जो वस्त्र के लिए उपयोगी या वस्त्र के लिए उपयोगी या वस्त्रोपयोगी मतलब एक ही बात है। तो दोनों जो रेशे होते हैं खास करके उनके बारे में, वस्त्र उपयोगी रेशों के कौन कौन से गुण होते हैं या एक अच्छे रेशे के कौन कौन से गुण होते हैं, उन्हीं को आपको बताना है। तो उन्हीं में से 3 रेशों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। वैसे वस्त्र उपयोगी रेशों के ये 3 गुण, पहला गुण आपका कौन सा है? प्रयोजनशीलता, यानी कि प्रयोजन, किसी प्रयोजन में जिसका उपयोग किया सकते हैं, जिन रेशों का हम उपयोग में ला सकें अच्छे तरीके से, कोई प्रयोजन हो रहा तो उसमें हम उसकी सहायता ले सकें इन रेशों से। इसके अलावा मौसम के अनुकूल होना चाहिए और टिकाऊपन भी उन रेशों में होना चाहिए। तो वो होते हैं वस्त्र के लिए उपयोगी रेशे, जिनमें 3 गुण विद्यमान होते हैं। इन 3 के अलावा खास करके जैसे कि कार्य क्षमता के हिसाब से ध्यान देना पड़ता है, टिकाऊपन होना चाहिए, मौसम के अनुकूल होना चाहिए, उचित रंग होना चाहिए, ठीक है। वस्त्रों की सुरक्षा और संचय भी एक प्रकार से होनी चाहिए। वस्त्रों की धुलाई करते समय भी वो एक प्रकार से उसके लिए सुटेबल होना चाहिए, क्योंकि वस्त्रों की सफाई और धुलाई एक दैनिक कार्य होता है। डेली आप देखते हैं कपड़े धुले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे उसके लिए भी वो सुटेबल होना चाहिए। वस्त्रों के महत्व को एक प्रकार समझने के लिए भी कहीं ना कहीं पे वो खरा उतरता हो कि भाई ये हमारे लिए उपयोगी या उसका महत्व तो हमारे जीवन के लिए है या नहीं है। 3 चीज़ों के बारे में आप देखते हैं, मनुष्य जो है बहुत प्राचीन काल से ही जीवन में वस्त्रों का एक प्रकार से महत्व रहा है मनुष्य के जीवन में। आप देखते हैं पहनावे के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण होता है। जो पैसे वाले लोग होते हैं, नवाब होते, जमींदार होते हैं, रईस होते हैं, वो वस्त्र एक प्रकार से उनका बड़ा ज़बरदस्त होता है, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। तो इन तमाम प्रकार की चीज़, तो वस्त्रोपयोगी रेशों के 3 गुण कौन कौन से? पहला है प्रयोजनशीलता, दूसरा है मौसम के प्रति अनुकूल हो, तीसरा है टिकाऊपन, यानी ऐसे वस्त्र के रेशे हों जो कि ऐसे रेशे जो कि टिकते हों, मतलब कि अधिक समय तक चलने वाले हों।
मौसम के अनुकूल हो। इसके अलावा बात की जा रही प्रयोजनशीलता की। प्रयोजनशीलता का मतलब है जैसे कि वस्त्रों की खरीदारी करते समय जो गृहिणी होती है उसके मस्तिष्क में यह प्रश्न हमेशा उठता है कि वस्त्रों का क्या प्रयोजन होता है, किस मामले में हम वस्त्रों का उपयोग कर पाएंगे। तो इसके बारे में विचार करके जो वस्त्र होते हैं उनकी खरीदारी जो है महिलाएं बहनें हमारी करती हैं, लोग भी करते हैं। तो वस्त्र प्रयोजन के अनुकूल ही खरीदा जाए ताकि क्या हो कि भाई उसका महत्व हो। आप देखते हैं कि वस्त्र विज्ञान जो है उसका मतलब जब आप ये नहीं जानेंगे कि भाई हम वस्त्र क्यों खरीद रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं, तो फिर बेमतलब का खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। तो उसका हमको सबसे पहले उसके गुण को जानना है, उसके सूत बनाने की विधियां, सूत से की गई बुनाई, उसका गुण अवगुण, वस्त्रों की विशेषता, इन सभी को जान लेना चाहिए। ये होता है प्रयोजन आपका। तो प्रयोजन यानी किस लिए हमारे लिए उपयोगी हो पाएगा, यही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वस्त्रों का मानव जीवन में क्या महत्व है। तो वस्त्रों का मानव जीवन में जो महत्व है वो निम्नलिखित बिंदुओं से हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहली बात है भाई आपकी क्या कि व्यक्ति वस्त्रों के द्वारा अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करता है। यानी जो व्यक्ति होता है अगर वस्त्र अच्छा पहने तो लगता है कि भाई संपन्न घराने से है। दूसरी बात ये इसका महत्व ये है वस्त्रों का मानव जीवन में कि वस्त्र ना केवल शरीर को आवरण प्रदान करते हैं बल्कि सौंदर्य वृद्धि में भी सहायता देते हैं। अगर आप अच्छा वस्त्र पहनते हैं या पहनती हैं तो आप उस विशेष समय में जब तक आप उस वस्त्र को पहने रहते हैं या पहने रहती हैं तो आप और अच्छे दिखने लगते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वस्त्रों से क्या होती है, शरीर की सुसज्जित होती है, शरीर अच्छी दिखती है। इसके अलावा वस्त्र जो होते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में वस्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आप देखिए प्रोफेसर्स वगैरह बढ़िया कोट पैंट टाई पहन करके, या एक प्रकार से आप देखते हैं आजकल तो एक प्रकार से प्रोफेसर्स अलग अलग तरीके से, या प्रोफेसर्स डॉक्टर्स का वस्त्र अलग होता है। ठीक है, बढ़ई आप देखते हैं उसका वस्त्र अलग, थोड़ा सा घिसा पिटा रहेगा, कटा फटा रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी का कुम्हार का देखेंगे बेचारे मिट्टी उट्टी हमेशा लगी रहेगी। तो वस्त्रों में अगर कोई मान लेते हैं 5 स्टार होटल का मैनेजर है तो उसका देखिए बेल अप टू डेट एकदम से, टाई वाई एकदम से, क्रीम पाउडर सेंट परफ्यूम लगा करके एकदम से बैठता है। तो ये चीज़ें होती वस्त्र को लेकर के। तो वस्त्र जो होती है अलग अलग कार्यों के लिए भी वस्त्र अलग अलग होते हैं। कार्य से संबंधित कठिनाइयों से बचाव के लिए, जैसे जल से बचाव के लिए वस्त्र उपयोगी होते हैं। उष्मा यानी गर्मी से बचने के लिए, ठंडक से बचने के लिए, इन सभी से सुरक्षा करके मनुष्य अपनी कार्य क्षमता को बनाए रख सकता है अथवा उसमें वृद्धि कर सकता है। तो ये सब वस्त्रों के ही महत्व हैं जो कि मनुष्य के जीवन में दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वस्त्र विज्ञान के ज्ञान से गृहिणी को 2 लाभ कौन कौन से होते हैं उसको बताएं। अगर वस्त्र विज्ञान के बारे में कोई महिला है वो पढ़ती है तो क्यों पढ़ेगी, आखिर उसको क्या महत्व है उसको पढ़ने का, या क्या लाभ मिलेगा अगर कोई स्त्री गृह विज्ञान मतलब वस्त्र विज्ञान को जान लेती है। तो आज की युवतियां जो होंगी यानी कि आज की जो लड़कियां हैं, जो हमारी छात्राएं हैं, वही कल जा करके किसी से जब शादी होगी तो आप गृहिणी बनेंगी, तो वही गृहिणी होंगी। इसलिए उन्हें गृह विज्ञान का ज्ञान करना नितांत आवश्यक है। उनको यह जानना चाहिए कि भाई हमको वस्त्र कैसे रखना है, कैसे वस्त्रों को खरीदना है और किन किन प्रकार से वस्त्रों को मैनेज करना है, तमाम प्रकार की चीज़ें, वस्त्रों की क्वालिटी को समझना कैसे है। इन सभी चीज़ों को जब वो जान पाएंगी, जब वो वस्त्र विज्ञान को पढ़ेंगी, और इन सभी की आवश्यकता पड़ेगी आगे चल करके जब आपको लोगों की शादी होगी खास करके उसके बाद में। तो इस ज्ञान के होने से युवतियों को वस्त्रों की खरीदारी करते समय, उनके प्रयोग करते समय, वस्त्रों के रख रखाव में, वस्त्रों की धुलाई करने में, साफ सफाई करने में, ये सभी की जानकारी प्राप्त हो जाती है। और वस्त्रों के रख रखाव में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी अगर आप वस्त्र विज्ञान को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। मिलावटी और मिश्रित वस्त्रों को परखने की क्षमता विकसित होगी अगर आप वस्त्र विज्ञान पढ़ेंगी। इसके अलावा वस्त्र विज्ञान के अध्ययन के फलस्वरूप ही ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो इसीलिए वस्त्र विज्ञान बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, खास करके एक लड़कियों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर आप प्रश्न देखेंगे सभी लोग। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करने के बाद मैं आप लोगों के समक्ष आ पाता हूं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं उन भी चीज़ों को जानने का प्रयास। चौथा प्रश्न है, प्राचीन काल में वस्त्रों के नामकरण पर प्रकाश डालिए। आपसे कह रहा है कि प्राचीन काल में जो वस्त्र रहे हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता था, किस प्रकार से होता था। तो प्राचीन काल में वस्त्रों के नाम वस्त्रों के गुणों के आधार पर रखने का प्रचलन था कि भाई जिस गुण के हिसाब मतलब कि जिस कैसी क्वालिटी है उस वस्त्र की, उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया जाता था। जैसे कि बहते हुए जल के समान या पारदर्शी होने के कारण से वस्त्र का नाम क्या पड़ा, आभ ए रमा पड़ा।
ठीक है, चूंकि वो पारदर्शी है, वह जल के समान एक प्रकार से इधर उधर अगर कोई वस्त्र, जैसे कि जिसको बोलते हैं पारदर्शी वस्त्र, ट्रांस जिसको आप बोलते हैं, तो ट्रांसपेरेंट वाला जो होता है उसको आवे रमा बोल दिया जाता है, जिसका हिंदी में अभिप्राय क्या होता है, बहता पानी। इसी प्रकार से ओस की बूंदों के समान अलौकिक सौंदर्य वाले वस्त्र को हम शबनम बोलते हैं। ठीक है, जिसका हिंदी में शबनम का क्या अर्थ होता है, ओस के कण। तो एक प्रकार से ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये खास करके उसकी क्वालिटी के हिसाब से उस वस्त्र का नाम रख दिया जाता था पहले। और उस समय के कुछ वस्त्रों के नामकरण उनके निर्माण स्थल के आधार पर भी किए गए हैं, जैसे कि ढाका की मलमल। मलमल जो है ढाका की बड़ी फेमस है, तो मतलब वस्त्र ही है मलमल। ठीक है, तो मलमल जो है एक प्रकार से वस्त्र है ढाका का, तो इसलिए ढाका का मलमल। कश्मीर का ऐसे पाशमीने साल जो है बड़ी फेमस है कश्मीर की, तो कश्मीर का पाशमीना साल, ये ऐसे ही इसका नाम पड़ गया। इसके अलावा गुजरात का पटोला, ये भी बड़ा फेमस है, तो गुजरात का पटोला पड़ गया उसका नाम। इसके अलावा सिंध का सुंदालिन, ये भी फेमस है, तो ऐसे ऐसे नाम रख दिया। कालीकट का कोलिको, तो ये सब एक प्रकार से कोलिको, कहाँ का कालीकट का, कहाँ का सुंदालिन, सिंध का सुंदालिन, कहाँ का पटोला, गुजरात का पटोला, कहाँ की साल, तो भाई कश्मीर का पश्मीना साल। ठीक है, कहाँ का मलमल, ढाका का मलमल। तो एक प्रकार से उसके जहाँ पर उसका भाई उत्पादन हुआ, जहाँ पर उसका एक प्रकार से सबसे पहले बनाया गया, उसी के नाम पर उसकी नाम रख दिया गया। और यह समस्त कहीं ना कहीं पे चीज़ें जो मैंने आपको बताई, यह समस्त वस्त्र बिना किसी यंत्र की सहायता से केवल हाथ के द्वारा बनाए जाते थे, यानी जिसके बारे में, जैसे ढाका का मलमल जो है हाथ से ही बनाया जाता था, जिसकी सुंदरता देख करके आज भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है लोगों को कि भाई ऐसा ऐसी टेक्निक और ऐसा एक प्रकार से जो विधि रही थी खासकर प्राचीन काल की, वो विधि आज के मशीनों द्वारा नहीं हो पाती, जितनी पहले इतनी नक्काशी और इतनी अच्छे तरीके से चीज़ें होती थी। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, मुगल युग में वस्त्र कला कैसी थी। तो मुगल कालीन युग में इस कला को फलने फूलने का उचित अवसर भी मिला था, वस्त्र कला को। और इस युग में वस्त्र कला की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी हुई थी। राजा महाराजाओं की राजसी पोशाकें जो होती थी, सोने चांदी के पतले बारीक तारों को पिरो करके बुनी जाया करती थी। एक एक पोशाक बनाने में महीनों का समय बुनकर जो होते थे, बुनकर माने जो एक प्रकार से बुनते थे। आप देखते हो सोने चांदी की परतें चढ़ी होती थी साड़ी वगैरह पर, चमकती थी, पतली पतली झिल्ली लगा देती थी सोने की, चांदी की और भी मटेरियल की, मेटल की। तो ये सब चीज़ें क्या होती थी, बड़ा दिल लग जाता था कढ़ाई करने में, सोने की कढ़ाई कर देते थे, चांदी की कढ़ाई होती थी। तो ये सब बनाने में बड़ा समय लगा देते थे जो बुनकर, बुनकर माने जो बुनने वाले हुआ करते थे। और राजाओं को प्रसन्न करके उनको उचित पुरस्कार, मतलब कि ऐसा नहीं था कि भाई वो 100 रुपये का बेचेंगे, बेचना नहीं होता था, वो राजाओं के लिए पर्सनली बनाते थे और ले जा करके जब वो राजा को देते तो राजा प्रसन्न होते थे, जो उनको मर्जी आता था राजा को दे देते थे। फिर उसके बाद में, चूंकि राजा है भाई, कुछ कमी थोड़ी ना होती थी। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ब्रोकेड किन वस्त्रों को कहा जाता है। तो ब्रोकेड की बात किया तो अलंकारक वस्त्र जो होते हैं उन्हीं को ब्रोकेड बोलते हैं। अलंकारक मतलब जो हमको अच्छे दिखाते हैं, हमको जो सुसज्जित करते हैं, हमको जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे दूसरे लोग हमको देख करके मनमोहित उनका हो जाता है, तो उस प्रकार के वस्त्रों को हम ब्रोकेड वस्त्र कहते हैं। अंग्रेजों के द्वारा यह नाम उन वस्त्रों के लिए रखा गया था जिन पर सोने चांदी के महीन तारों से निर्मित नमूने ही प्रमुख रूप से दिखाई देते थे, अन्य धागे तो लगभग छिप जाया करते थे। और यह सुनहरे व चमकीले धागे प्रमुख रूप से दिखाई देते थे। इन वस्त्रों के निर्माण हेतु सूरत, आप देखते हैं बनारस और अहमदाबाद, सूरत, बनारस ये कपड़ों के मामले में अभी भी बड़े फेमस हैं और तब भी बड़े फेमस थे। आप देखते जो अंग्रेज लोग पहनते थे कपड़ा या बड़े बड़े महाराजा लोग पहनते थे, उनके बीच में सोने की चांदी की धारी बनी हुई होती थी, एक कढ़ाई टाइप की, तो वो सब एक प्रकार से उन्हीं वस्त्रों को ब्रोकेड वस्त्र बोलते थे अंग्रेज लोग। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आप देखिएगा, सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मणिपुरी कढ़ाई की विशेषताएं बताइए। मणिपुर की जो कढ़ाई है बड़ी फेमस कढ़ाई मानी जाती है, तो इस कढ़ाई हेतु मणिपुर के पर्वतीय प्रदेश जो है खास करके विख्यात है। जो मणिपुर इलाका है खास करके पर्वतीय इलाका ही है मणिपुर, तो मणिपुर का जो पर्वतीय इलाका है वहाँ पर आप देखते हैं तो कढ़ाई वहाँ की बड़ी फेमस है। और इस कढ़ाई में वहाँ के लोगों की प्रकृति प्रियता के साक्षात दर्शन दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मणिपुर के लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं और एक प्रकार से वो प्रकृति का प्रेम जो लोग करते हैं वो उनके वस्त्रों में भी दिखाई पड़ता है, उनकी कढ़ाई बुनाई सब में दिखाई पड़ता है। कढ़ाई हेतु वो लोग उपयुक्त वस्त्र पर तीक्ष्ण व गहरे रंग के प्रयुक्त मतलब करते हैं कि गहरा बढ़िया रंग होता है, चटक रंग होता है। कढ़ाई के टाँके विशेष रूप से साधारण और साटिन के प्रकार के होते हैं, तो कढ़ाई भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं मणिपुर के लोग। नौवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा ऐसे सेम। अगला प्रश्न आपका पीताम्बरा क्या है, जरूर पूछेगा, एग्जाम में हर बार आया है। पीताम्बरा किसे कहते हैं, तो पीताम्बरा जो है यह एक सुंदर
धोती या साड़ी है, हैदराबाद के पैठा नगर जो है वहीं पर एक प्रकार से निर्मित की जाती है। कहाँ पर भाई? पीताम्बरा एक प्रकार से क्या है? सुंदर धोती या एक साड़ी है जो कि कहाँ बनाई जाती है? हैदराबाद जो एक प्रकार से जगह है, उसी हैदराबाद में पैठा नाम का स्थान है, उसी स्थान पर ये साड़ी या धोती बनाई जाती है पीताम्बरा नाम की। और रेशम का जालीदार वस्त्र होता है पीताम्बरा, ठीक है। साड़ी का आंचल प्रायः गाढ़ा नारंगी रंग का या लाल रंग का होता है पीताम्बरा का। और आंचल और बॉर्डर जो होता है उसका भाग अलग अलग बना करके फिर साड़ी में मतलब कि सिल दिया जाता है। आंचल का जो भाग होता है जो आगे रहता है आंचल, और जो बॉर्डर होता है साड़ी का जो नीचे लगा हुआ होता है, आप देखते हैं बॉर्डर जिसको बोलते हैं, तो बॉर्डर और आंचल जो होता है इसको बाद में जोड़ते हैं अलग वस्त्रों से जो ज़्यादा चमकीले रखते हैं और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो आंचल और बॉर्डर जो होते हैं ये अलग अलग बना करके बाद में साड़ी में सिल दिया जाता है और एक जोड़ दिए जाते हैं उनको। और साड़ी के बीच बीच में फूल बना दिए जाते हैं, गमले बना दिए जाते हैं, हंस, इन सभी की आकृतियाँ जो होती है साड़ी के बीच में बना दी जाती हैं। तो ये एक प्रकार से पीताम्बरा साड़ी की क्वालिटी है। और पीताम्बरा वस्त्र जो होते हैं कलापूर्ण होने के साथ साथ बहुत ही वैभवपूर्ण व कीमती होते हैं। मतलब कि वैभवपूर्ण मतलब कि ऐसे लोग पहनते हैं जो कि बहुत धनाढ़ होते हैं, पैसे बहुत लगते हैं इसको खरीदने में, मतलब एक प्रकार से महंगी साड़ी होती है। राज परिवारों में इन्हें अवसर विशेष पर ही पहना जाता था और इन वस्त्रों का प्रयोग धार्मिक कार्यों और पूजा के अवसरों पर भी किया जाता था। तो जो लोग अमीर हुआ करते थे वो लोग खास करके इसको पहना करते थे, पीताम्बरा जो साड़ी थी। आगे बढ़ते 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया प्रश्न है। पटोला क्या है? पटोला जो है ये खास करके गुजरात के काठियावाड़ में विशेष रूप से बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे करके क्या हुआ भाई, धीरे धीरे करके इसका विकास जो हुआ है वो और बढ़ता ही गया है और अन्य इलाकों में भी आप देखते हैं इसको बनाया जाने लगा, जैसे कि मुंबई हो गया, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, इन सभी में भी धीरे धीरे करके बनाया जाने लगा है। और आजकल की बात की तो उड़ीसा की सबसे प्रसिद्ध जो संबलपुरी साड़ियाँ हैं वो भी पटोला के आधार पर ही बनाई जाती हैं। तो खास करके जो संबलपुरी साड़ियाँ हैं उड़ीसा में खास करके प्रसिद्ध हैं, पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं ये साड़ियाँ। तो ये साड़ी जो होती है ये जो खास करके जो आपका खास करके जो पटोला साड़ी है उसी के आधार पर बनाई जाती है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राकृतिक तंतु कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट करें। प्राकृतिक तंतुओं के बारे में आपसे पूछ रहा है कितने प्रकार के होते हैं, बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताऊं जो तंतु होते हैं ये 2 प्रकार के तंतु होते हैं। एक बार मैं विस्तार से आपको समझा दूं फिर दोबारा आप कभी नहीं भूलेंगे तंतुओं के बारे में, ठीक है। तंतु जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका भाई प्राकृतिक तंतु यानी जिसको आप नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। एक होता है आपका संश्लेषित या फिर कृत्रिम तंतु यानी कि जिसको आप सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए प्राकृतिक तंतु की तो जो प्राकृतिक तंतु होते हैं आपसे पूछा गया कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राकृतिक तंतु जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है वानस्पतिक जंतु मतलब कि तंतु, वानस्पतिक तंतु मतलब कि जो वनस्पतियों से बनते हैं, जैसे वनस्पतियों में भी 2 प्रकार के तंतु होते हैं, एक तो बीज से बनते हैं, एक बास्ट से बनते हैं, और एक जो है पत्तियों से भी बनते हैं कुछ चीज़ें। तो वनस्पतियों में जैसे कि बात की जाए वनस्पति वाले में तंतु जो हो गया वनस्पति का, उसमें जैसे कि वनस्पतियों में कपास यानी कॉटन से जो बनता है वस्त्र, इसके अलावा कापोक से भी वस्त्र बनता है, दूब की जो घास होती है उससे भी एक प्रकार से वनस्पति से जो है वस्त्र बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो बास्ट होता है, बास्ट तंतु जिसको बोलते हैं, इससे फ्लैक्स, हेम्प, जूट, रेमी, इन सभी बास्ट तंतु होते हैं जो खास करके वनस्पतियों से मिलते हैं। इसके अलावा वनस्पति जो होती है उसकी पत्तियों से भी तंतु बनते हैं, जैसे कि अबाका की पत्तियों से बनते हैं। इसके अलावा पाइनएप्पल तंतु, तो ये सब जो होते हैं ये पत्तियों से निर्मित होते हैं, ठीक है। अब क्या है दूसरा जो है आपका जांतो तंतु, एनिमल फाइबर्स। एनिमल से यानी कि जंतुओं से बनते, जंतुओं से जैसे आप देखते हैं एक तो बाल वाले तंतु यानी कि जैसे कि बाल से, जैसे कि भेड़ की ऊन हो गया या फिर मोहेर है, ऊँट का बाल हो गया, अल्पाका है, बिक्यूना है, ठीक है, ये सब बालों से बनते हैं। इसके अलावा ककून तंतु भी, जैसे रेशम जो होता है ककून से बनता है, ठीक है। तो ये प्राणी तंतु हैं यानी जिसको आप जांतो तंतु बोलते हैं, क्लियर। इसके अलावा अगला जो है आपका वो है खनिज तंतु। खनिज तंतु में जैसे कि आपका एस्बेस्टस हो गया, ये खनिज से बनता है, मिनरल से, ठीक है, एस्बेस्टस जिसको आप बोलते हैं। तो ये हो गया आपके खनिज तंतु। और दूसरा जो प्रकार का तंतु उसकी अगर बात की जाए, दूसरा जो तंतु है खास करके, अच्छा अब प्राकृतिक तंतु में एक और आप लिख सकते हो यहीं पर, तीसरा यहाँ पर चौथा भी कर सकते हो, उसको लिख सकते हो प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर से भी तंतुओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्राकृतिक तंतु। और दूसरा तंतु जो मैंने बताया था वो आपको नहीं बताया, संश्लेषित तंतु जिसको आप सिंथेटिक फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स बोलते हैं, उसकी अगर बात की जाए
तो उसमें भी कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कई प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला आपका है पुनर्उत्पादित सेलुलोज। पुनर्उत्पादित सेलुलोज में खास करके आपका रियान हो गया, बिस्कोस हो गया, कुप्रामोनियम हो गया, फोर्टिसन हो गया, ठीक है। इसमें भी फोर्टिसन में भी नियमित और फोर्टिसन 36 होता है, तो ये बनते हैं। दूसरा जो होता है इसका खास करके जो कृत्रिम तंतु होता है उसमें सेल्यूलोज ईस्टर्स हो गया, इसमें एसीटेट और अर्निल 2 होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा होता है आपका प्रोटीन तंतु, प्रोटीन में इसे प्राणी से कुछ बनते हैं, केसीन हो गया, वनस्पतियों से भी बनते हैं, कार्न बिकारा हो गया। ये सब खास करके कृत्रिम तंतु है, खास करके इसको आप बोलते हैं क्या भाई, किसको बोलते हैं आप, संश्लेषित या कृत्रिम तंतु, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा कृत्रिम तंतु में आपका आता है कांच हो गया, और भी धातु में सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सब कृत्रिम तंतु, नायलॉन हो गया, ठीक है, पॉलिएस्टर तंतु हो गया, पॉलिएस्टर जैसे पॉलिएस्टर तंतु में डेक्रान, ठीक है। इसके अलावा एक्रिलिक तंतु जैसे आर्लान, एक्रिलान, डायनेल, ये सब एक्रिलिक तंतु में आते हैं। इसके अलावा बिलाइल डेरिवेटिव्स होता है, बिनियान, एच और सरन, ये एक प्रकार से खास करके क्या है भाई, तो ये सब तंतुओं के निर्माण जो कि सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बातें। तो ये सब होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आगे बढ़ते, तो प्राकृतिक तंतु ये हो गए आपके, और पूरा तंतुओं के बारे में मैंने आपको समझा दिया। 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राणिज तंतु से आप क्या समझते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्राणिज तंतु से आप क्या समझते हैं, बताइए भाई, प्राणिज तंतु से आप क्या समझते हैं। तो प्राणिज तंतु जो होते हैं ये पशुओं की खाल व कीड़ों के स्राव से प्राप्त किए जाते हैं। रासायनिक संगठन के मुख्य भाग प्रोटीन का होने के कारण से इन्हें प्रोटीन तंतु भी कहा जाता है, खास करके प्राणिज तंतुओं को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राणिज तंतुओं की अगर बात की है तो प्राणिज तंतु जो होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। प्राणिज तंतु जो होते हैं ये 2 प्रकार के तंतु होते हैं, एक तो होता है ऊन आपका, एक होता है रेशम यानी सिल्क। प्राणिज तंतुओं में 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया नहीं था कि इसे एक बाल वाले तंतु होते हैं, एक आपका ककून वाले तंतु होते हैं। तो ककून वाले तंतुओं में आपका रेशम होता है, सिल्क जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, और ऊन वाले जैसे कि भेड़ का ऊन हो गया, ठीक है, मोहेर है, ऊंट का बाल हो गया, अल्पाका, बिक्यूना, ये सब जो है एक प्रकार से ये सब प्राणिज तंतुओं में बाल वाले यानी बाल से बनते हैं, ठीक है, जैसे पशुओं के बाल हो गए। अगला है 14वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कृत्रिम तंतु से आप क्या समझते हैं। कृत्रिम तंतु जिसको आप सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं। तो कृत्रिम तंतु ऐसे तंतु होते हैं जो प्रकृति के किसी स्रोत से प्राप्त नहीं होते, बल्कि रासायनिक व यांत्रिक विधियों से बनाए जाते हैं। ये तंतु प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा अधिक मजबूत और अस्थायी होते हैं। ये बात आप ध्यान दें, प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये मनुष्य अपने हाथों से बनाते हैं, प्रकृति के द्वारा नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके अस्थायी तंतु होते हैं, कृत्रिम तंतु, क्लियर। कृत्रिम तंतु कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न नहीं पूछा गया, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। कृत्रिम तंतु जो होते हैं ये भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मानव के द्वारा निर्मित तंतु और एक रासायनिक विधियों के द्वारा बनाए गए तंतु, ठीक है। तो एक मनुष्य बनाता है, एक रासायनिक विधियों के द्वारा बनते तंतु, क्लियर। एक मैन मेड फाइबर्स होता है, एक सिंथेटिक फाइबर्स होता है कृत्रिम तंतुओं में, ठीक है। और मैंने पूरा आपको बता ही दिया था तमाम प्रकार के तंतुओं के बारे में, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि सेलुलोज, इसके अलावा कांच धातु, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर तंतु में डेक्रान हो गया, एक्रिलिक तंतुओं में आर्लान, एक्रिलान, डायनेल, ये सब, ठीक है। तो इस सब मैंने बता दिया था। प्रश्न अगला है आपका, रियान के प्रकार बताइए। रियान के प्रकार, रियान क्या होता है भाई, इसके प्रकार आपसे पूछ रहा है रियान के बारे में। तो रियान की बात की है तो इसमें इसके 3 प्रकार होते हैं रियान के। पहला है आपका नाइट्रोसेलुलोज रियान, याद कर लीजिएगा। दूसरा है बिस्कास रियान, तीसरा है कुप्रामोनियम रियान। रियान जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से, नाइट्रोसेलुलोज रियान, बिस्कोस रियान और कुप्रामोनियम रियान, ठीक है। रियान जो होते हैं मानव निर्मित जो है एक प्रकार से रेशा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। रियान का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, तल। रियान मतलब क्या होता है, तल एक प्रकार से, ठीक है। अच्छा, रियान जो है खास करके इसका मतलब होता है जो प्रकाश परिवर्तित करे, ठीक है। रियान मीन्स द सरफेस द रिफ्लेक्ट्स द लाइट, यानी ऐसा तल जो कि प्रकाश परावर्तित करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रियान बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बातें। तो रियान ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार के रियान के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये आपके मानव निर्मित तंतु हैं, मैन मेड फाइबर्स में आता है रियान आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एस्बेस्टस किस प्रकार का तंतु है, किस गुण के कारण से यह आदाय वस्त्र बनाने के लिए श्रेष्ठ होते हैं, बताएं। तो एस्बेस्टस की बात की जाए तो एस्बेस्टस जो होता है आपका, यह अत्यधिक एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे खनिज, मतलब कि ये अधात्मिक खनिज तंतु होता है एस्बेस्टस,
और इटली में, कनाडा में और दक्षिणी अमेरिका में आप देखते हैं ये पाया जाता है खास करके एस्बेस्टस, ठीक है। तो और खास करके इसके तंतु जो एस्बेस्टस के होते हैं ये आज्वलनशील होते हैं, जंग प्रूफ होते हैं, ठीक है, एसिड प्रूफ भी होते हैं और इन्हीं सभी गुण के कारण से इस खनिज तंतु का प्रयोग एक प्रकार से अग्निशमन वाले व्यक्तियों की पोशाकों में या आज्वलनशील पर्दे आदि बनाने में करते हैं कि ताकि एस्बेस्टस जो होता है अग्नि से जल्दी नहीं लगती, आज्वलनशील है, ठीक है, मतलब जलता नहीं जल्दी, बहुत मेहनत करने के मतलब कि जलता नहीं, तो इसलिए ज्वलनशील कपड़े जैसे कि जो आग वाग में कूदने वाले कपड़े होते हैं तो आग से एक प्रकार से रक्षा के लिए इस प्रकार के वस्त्रों का निर्माण होता है, आज्वलनशील होते हैं, ठीक है। एस्बेस्टस के तंतु जो होते हैं अत्यंत कोमल, लंबे, उज्ज्वल और बारीक होते हैं। ये ताप के कुचालक होते हैं। एस्बेस्टस तंतु जलते नहीं हैं, जंग प्रूफ और एसिड प्रूफ होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण से आग बुझाने वाले व्यक्तियों की पोशाक और अज्वलनशील पर्दे आदि बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एस्बेस्टस। 18वां क्वेश्चन आप देखेंगे, आरलान क्या है, फटाफट से बताएंगे। तो एक्रोलोनिट्रिन पदार्थ को घोलक में डाल करके छोटे छोटे छिद्रों में निकाल करके ओरलोन का तंतु तैयार किया जाता है, ठीक है। तंतु को काट करके और खींच करके आवश्यकता अनुसार शक्ति प्रदान की जाती है। इसके बाद में तंतु को नियंत्रित मात्रा में ढीला छोड़ दिया जाता है ताकि अस्थायी रूप ले सके अपना। और इसके तंतु अत्यधिक चिकने होते हैं, चमकदार होते हैं, कोमल भी होते हैं। कौन से? आरलान तंतु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए इन प्रश्नों को जानने के लिए। ओके, 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फाइबर्स ग्लास क्या होता है, फटाफट से बताएंगे। फाइबर ग्लास क्या होता है, फटाफट से बताइएगा भाई। फाइबर ग्लास, तो शीशे से निर्मित फाइबर ग्लास का रेशा विज्ञान की अपूर्व देन है। शीशे से बनने वाले इस रेशे का निर्माण सबसे पहले विश्व युद्ध के समय किया गया था। सन 1931 ईस्वी में अमेरिका में इसका निर्माण किया गया था और शीशे के मुड़ सकने वाले पतले, पारदर्शी व आकर्षक इन धागों का निर्माण एक प्रकार से खास करके वस्त्र के लिए उपयोगी होते हैं। तो एक प्रकार से ये जो आपका है फाइबर ग्लास की बात की जाए तो ये खास करके 1931 में अमेरिका में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। और ये एक प्रकार से क्या होता है, मुड़ सकने के लिए बड़ा एक प्रकार से मुड़ सकता है। खास करके जो है इस तंतु का निर्माण फाइबर ग्लास बनाने के लिए सिलिका का प्रयोग करते हैं, लाइम स्टोन का, मतलब लाइम का, इसके अलावा बालू का, सोडा एस का, स्टोन का, बोरेक्स का मिश्रण, इन सभी को लेकर के एक विद्युत चालित जो भट्टी होती है उसमें गलाया जाता है। और इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शीशे के गोल मार्बल प्राप्त होते हैं हमको, और फिर से इस गोल मार्बल को हम पुनः गला करके स्वच्छ कर लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं। और उसके बाद में किसी घोल में घोल करके इसको जो एक प्रकार से इस पेनेरेट के जो छिद्र होते हैं उसके बीच से निकालते हैं। और इसके फलस्वरूप लंबा और अविरल धागा एक प्रकार से उस छिद्र के माध्यम से निकलता है, वो जो तत्व होता है, और लंबे लंबे धागे हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। खास करके जो आपका फाइबर ग्लास होता है इसकी कई सारी विशेषताएं भी होती हैं। फाइबर ग्लास जो होता है खास करके ये तंतु इसके जो मतलब इसके तंतु के जो वस्त्र बनते हैं वो पहनने में आरामदायक नहीं होते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और यह वस्त्र खास करके कीड़े और फफूंदी से आप प्रभावित रहते हैं। और खास करके जो फाइबर ग्लास से जो वस्त्र बनते हैं गंदे नहीं होते जल्दी, और गंदे दिखलाई पड़ने पर कपड़े से अगर पोंछ दो तो ये साफ हो जाते हैं। आज्वलनशीलता के कारण से पर्दे, सजावटी वस्त्र, डेपरी, इन सभी बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। और खास करके फाइबर ग्लास जो होता है वस्त्र इसके, इन वस्त्रों में नमी सोखने की क्षमता ना के बराबर होती है। और इन तंतुओं में प्रत्यास्थता का अभाव भी होता है। प्रत्यास्थता मतलब एक प्रकार से जो सिकुड़न का एक प्रकार से, या फिर जैसे स्प्रिंग होती है उसमें प्रत्यास्थता होती है, तो वो नहीं होती इसमें, ठीक है। लचकपन की कमी होती है इसमें। वस्त्रों के निर्माण में काफ़ी कठिनाई भी होती है इसको बनाने में। और इस तंतु के धागे अत्यधिक चिकने होते हैं, फिसलने वाले होते हैं, मजबूत होते हैं, भारी भी होते हैं। और खास करके जो फाइबर ग्लास होते हैं इनके तंतुओं में सिलवट अवरोधकता भी एक प्रकार से उसका प्रभाव पाया जाता है। इसके अलावा यह तंतु ताप और विद्युत को अपने में सम्माहित भी नहीं देते हैं, मतलब कि ताप और विद्युत को एक प्रकार से सम्माहित नहीं देते कि उनका सम्वहन हो सके। तो इस प्रकार से इसके कई सारी विशेषता हैं। और ये शीशे के मुड़ सकने वाले पतले, पारदर्शी, आकर्षक व इन धागों का निर्माण वस्त्रों के लिए उपयोगी होता है। फाइबर ग्लास के धागे अत्यंत चिकने, फिसलने और भारी होते हैं। यह रेशे सर्वाधिक मजबूत होते हैं। इन रेशों में लचकपन का अभाव होता है, परंतु इन तंतुओं में सिलवट प्रतिरोधक क्षमता रहती है। यह तंतु ताप का अच्छा संवाहक है। फाइबर ग्लास तंतुओं में नमी और शोषण क्षमता नहीं होती है।
और इन वस्त्रों को धोना आसान होता है और गंदे होने पर गीले कपड़े से अगर पोंछ देंगे तो वस्त्र साफ भी हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार चीज़ें आपके समझ में आई हुई होंगी। आगे बढ़कर भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, ये प्रश्न जरूर आएगा आपका, जो मैंने बताया था फाइबर क्लास वाला। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, 20वां नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है एस्बेस्टस तंतु की दो विशेषताएं बताइए। एस्बेस्टस तंतु को की दो विशेषताएं आपसे पूछ रहा है भाई। तो एस्बेस्टस तंतु की बात करें तो यह तंतु आघात वर्धनीय होते हैं, जिन्हें हथौड़ों से पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, और इन तंतुओं में अत्यधिक तन्यमयता रहती है, जिससे इतने मतलब इनके पतले तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। 21वां क्वेश्चन आप देखेंगे, फफूंदी तथा कीड़ों से मिलन के तंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फफूंदी तथा कीड़ों के मिलन से लिनन जो होता है, लिनन, मिलन बोल दिया था, लिनन, लिनन एक प्रकार से वस्त्र, एक रेशा होता है, लिनन जो होता है, लिनन का रेशा। तो एक प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ रहा है भाई। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा कि फफूंदी तथा कीड़ों से लिनन के तंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लिनन के तंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़िया प्रश्न है। तो कपास के तंतुओं की भांति लिनन जो होता है, उसके तंतुओं से बनने जो वस्त्र होते हैं उन पर गीली अवस्था में शीघ्र ही फफूंदी लग जाती है, बहुत जल्दी लग जाती है। अगर गीला है वस्त्र लिनन का तो उस पर फफूंदी लग जाती है, और इन्हें सीलन वाले स्थान पर ना रख करके पूरी तरह से सुखा करके वायुरुद्ध स्थानों पर हम रखते हैं, जहाँ पर हवा पास ना हो, मतलब कि हवा ज़्यादा ना लगे, और मतलब कि वहाँ पर रखते हैं, मतलब कि बंद करके रखना चाहिए ताकि हवा ना लगे। और कपड़ा काटने वाले कीड़े जो होते हैं लिनन के वस्त्र को कोई हानि नहीं पहुँचा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि लिनन मजबूत होता है। 22वां क्वेश्चन आप देखेंगे, रेशे निकालने की प्रमुख विधियां बताइए। रेशे निकालने की जो विधि होती है उन विधियों के बारे में आपसे पूछ रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम रेशों को निकालते हैं। तो पहली विधि, कई सारी विधियां इसके रेशे निकालने की प्रमुख विधियां निम्न है। पहली विधि है पानी के द्वारा हम निकाल सकते हैं, वाटर रेटिंग के द्वारा हम जो है रेशों को निकालते हैं। दूसरी विधि है ओस के द्वारा, ओस के द्वारा मतलब कि जो है आपका ड्यू रेटिंग के द्वारा हम वो रेसे निकालते हैं। इसके अलावा लकड़ी के पात्र के द्वारा, वुडन वाट रेटिंग के द्वारा हम वस्त्र मतलब रेसे निकालते हैं। इसके अलावा तोड़ करके पीट कर तंतु अलग करके हम निकाल सकते हैं, ब्रेकिंग एंड स्केचिंग, इसके द्वारा हम रेसों को निकालते हैं। जैसे विधियाँ होती हैं, तो ये 4 विधियाँ हैं जिसके माध्यम से हम रेसों को निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, लिनन की पहचान के विभिन्न तरीके बताइए। लिनन का वस्त्र जो होता है बहुत अधिक महंगा होता है, और अधिकांशतः इसमें कपास के तंतु की मिलावट की जाती है, और इन दोनों में पहचान होना आवश्यक है। इसके परीक्षण के लिए निम्नलिखित जांच की जा सकती है। लिनन की पहचान कैसे करते हैं, इसके लेकर के कई सारे तरीके। पहला तरीका है इसको फाड़ करके, मतलब वस्त्र फाड़ परीक्षण जो होता है उसको फाड़ करके देखेंगे हम कि भाई ये लिनन है कि नहीं है। अम्ल परीक्षण भी इसका कर सकते हैं हम। इसके अलावा जला करके इसका परीक्षण कर सकते हैं लिनन का। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण भी इसका होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये कई विधियाँ, 4 विधियाँ जिसके कारण से मतलब कि जिसके लिनन का हम एक प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, लिनन के उपयोग की संक्षेप में मतलब कि बताइए। लिनन का उपयोग को संक्षेप में बताइए। तो लिनन के वस्त्रों का उपयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। आप कौन कौन से रूपों में किया जाता है आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किन किन चीज़ों में हम लिनन का उपयोग करते हैं। देखिए, पहली बात है लिनन के तंतु के द्वारा इलास वस्त्र, टावल, ठीक है, इसके अलावा डैमस्क टेबल क्लॉथ हो गई, चादर हो गया, ये सब जो होता है हम लिनन के वस्त्रों से ही बनाते हैं। इसके अलावा लिनन के जो वस्त्र होते हैं इसमें चमक का गुण, और इसके अलावा ऊष्मा चालकता, लोचमयता, तनाव सामर्थ्य, ये सब पाई जाती है। इसीलिए लिनन के वस्त्रों का उपयोग गर्मी में पहनने के वस्त्र बनाने में अधिक किया जाता है। तीसरी बात यह कि लिनन के तंतु से जूते, सिलने के धागे भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा इन तंतुओं का उपयोग, यानी कि जो लिनन के तंतु होते हैं इनका उपयोग मछली पकड़ने का जो जाल होता है वह जाल भी लिनन के तंतुओं का ही बनाया जाता है। इसके अलावा लिनन का उपयोग हवाई जहाज के वस्त्र बनाने में भी करा जाता है। तो ये लिनन का उपयोग है जो कि मैंने आपको बताया। तो इन उपयोगों को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर देखेंगे, उपभोक्ताओं के लिए लिनन के वस्त्रों का 3 महत्व बताइए, यानी कि जो लिनन का वस्त्र पहनेंगे उनका 3 उपयोग बताइए। पहला उपयोग ये है भाई कि लिनन वस्त्र जो होते हैं सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह पसीना शीघ्रता से जो होते हैं लिनन के वस्त्र वो सोख लेते हैं, और गर्मी में पहनने के योग्य होते हैं लिनन के वस्त्र। तो गर्मी में अगर आप लिनन का वस्त्र पहनते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा लिनन वस्त्रों में कीड़े नहीं लगते हैं,
और इसके वस्त्र टिकाऊ होते हैं और इनकी संग्रह समस्या भी नहीं होती है। ठीक है, कि भाई संग्रह करने से कोई समस्या होगी। तीसरी बात यह है कि लिनन वस्त्र चमकदार होने से वैभवपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, अच्छे लगते हैं और इन वस्त्रों में प्राकृतिक रूप से चमक पाई जाती है। तो ये 3 उपयोग या 3 महत्व इसका है, खास करके उपभोक्ताओं के लिए। उपभोक्ता इसको पहन करके अच्छे महसूस कर सकते हैं, अच्छा फीलिंग ले सकते हैं। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेशम के वस्त्रों का मतलब रेशम को वस्त्रों का राजा क्यों कहा जाता है? तो रेशम जो कि एक जांतो तंतु है, ठीक है, शहतूत के वृक्षों पर रहने वाले जो कीड़े होते हैं उन्हीं से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का वस्त्र अपनी सुंदरता के लिए, अपनी कोमलता, अपने लचीलेपन, अपने आकर्षण के कारण से वस्त्रों का राजा कहा जाता है और अपने विशिष्ट गुणों के कारण से ही विश्व के सभी देशों में आप देखते हैं रेशमी कीड़े जो होते हैं, मतलब रेशमी कपड़े पहनना गौरव की बात माना जाता है। रेशम माने सिल्क का कपड़ा। आधुनिक युग में भी रेशम के तंतु अन्य सभी तंतुओं की अपेक्षा अधिक उत्तम माने जाते हैं और महंगे भी आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, रेशम का रेशा सर्वप्रथम कहाँ और कैसे प्राप्त हुआ? तो रेशम के तंतु का जो उद्भव हुआ है वो ईसा के लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था। एक प्रचलित दंत कथा है, उसके अनुसार वो कहा गया कि भाई एक दंत कथा है, मतलब कि एक कथा है, उस कथा में बताया गया कि भाई रेशम का जो वस्त्र है कैसे बना। इसको लेकर के जो कथा है, यहाँ पर कथा लिखी हुई आप पढ़िएगा कि एक सुंदर चीनी रानी थी, मतलब एक सुंदर चीनी रानी, उनका नाम था सी लिंगची। उन्होंने बगीचे में चाय पीने के बाद बाकी बची चाय के प्याले में शहतूत के पेड़ पर लटके कोकून को डाल दिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि कोकून के ऊपर से एक अविरल व चमकदार धागा निकल रहा है। रानी ने उस धागे का राजा को चोगा यानी रोब बना करके भेंट किया और इस प्रकार चीन को रेशम उत्पन्न करने का सर्वप्रथम देश माना जाता है। ये एक प्रकार से रेशम के वस्त्रों का उपयोग सबसे पहले चाइना में हुआ ऐसा माना जाता है, इस कथा के अनुसार पता चलता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया कि रेशम कितने प्रकार के होते हैं? तो रेशम मुख्य रूप से आपके कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला आपका मूंगा रेशम, दूसरा टसर रेशम, तीसरा अरंडी रेशम, चौथा यूनी बेल्टाइन और 5वां है मल्टी बेल्टाइन। तो ये 5 प्रकार के रेशम है, आपके इतना लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, रेशम कितने प्रकार से उत्पादित किया जाता है? तो रेशम 2 प्रकार से उत्पादित किया जाता है। पहला है स्वनिर्मित रेशम, दूसरा उत्पादित रेशम। स्वनिर्मित रेशम मतलब खुद से बिना कीड़े के प्रयोग कर से हम रेशम बना सकते हैं, और एक होता है भाई उत्पादित रेशम, रेशम की कीड़ों को उत्पादित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में फिर हम बनाते हैं। ठीक है, तो उत्पादित रेशम और स्वनिर्मित रेशम 2 प्रकार के आपके रेशम है। 30वां क्वेश्चन आप देखेंगे, रेशम की रासायनिक विशेषताएं लिखिए। रेशम की रासायनिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है हल्के अम्लों के प्रयोग से रेशम के तंतु पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हल्के अम्लों से यानी जो हल्के अम्ल होते हैं अगर उनका प्रयोग हो भी जाता है रेशम के तंतुओं पर तो कोई हानिकारक प्रभाव इससे नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर बात की रेशम की, तो रेशम का और भी एक प्रकार से विशेषताएं हैं, जैसे कि विशेषता क्या है, रेशम के तंतु पर क्षार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर रेशम के तंतुओं पर क्षार गिर जाता है, क्षार का प्रकार तत्व कोई भी क्षार हो तो अगर वो चीज़ें तो हानिकारक होता है। क्षार जो है हानिकारक है रेशम के लिए, जबकि अम्ल का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी बात है, रेशम के तंतुओं में रंगों के प्रति अधिक सादृश्यता होती है। इसके अलावा रेशम के कोमल तंतुओं पर शक्तिशाली ब्लीच का प्रभाव हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये रेशम की विशेषताएं हैं। 31 नंबर कोई विशेष 31 नंबर आपकी प्रश्न आ चुका है, रेशम की कोई 4 भौतिक विशेषताएं बताइए। तो भौतिक विशेषताएं निम्नलिखित है रेशम की। पहली विशेषता है भाई कि रेशम के तंतु में पर्याप्त मात्रा में प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वस्त्र को दबा करके छोड़ देने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। कौन? रेशम। यानी प्रतिस्कंदता का मतलब होता है जैसे कि स्प्रिंग आपने देखा है, कोई स्प्रिंग जो होती है पहले तो बड़ी लंबी होती है, लेकिन जब आप उसको दाबते हैं ऐसे, यहाँ से मान लेते हैं दबाव इस पर डालते हैं, ठीक है, हमने इस पर दबाव डाला इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये क्या होता है, सिकुड़ करके ये स्प्रिंग इतने में बदल जाती है। फिर तुरंत जैसे हम इसको छोड़ दें तो फिर से फैल करके फिर अपने गंतव्य यानी कि जितनी जैसी पहले थी वैसे फिर पहुंच जाती है। ठीक है, तो उसमें प्रत्यास्थता या प्रतिस्कंदता का गुण यही होता है कि भाई एक पहले बड़ी सी है और उसको दाब दिया, छोटे हो गई, फिर उसको छोड़ा, फिर अपनी पूर्व अवस्था में आ गई, तो ये होता है प्रतिस्कंदता। तो रेशम में भी ये गुण पाया जाता है। इसके अलावा
दूसरा गुण होता है कि रगड़ने से जो रेशम होता है इसकी चिकनी सतह पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसीलिए उन्हें धोते समय रगड़ना नहीं चाहिए। जब रेशम को वस्त्र को आप धो रही हो तो उसको रगड़ रगड़ करके ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, इससे रेशम खराब हो जाता है। तीसरा महत्व इसका ये है, विशेषता ये है कि रेशम में अत्यधिक लचीलापन होता है और इसके बने वस्त्र अपनी कोमलता के लिए ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। यानी रेशम के जो वस्त्र होते हैं कोमल होते हैं। कहते हैं कि रेशमी जुल्फें, तो जुल्फ क्या होती है? रेशम के बालों से तुलना की गई भाई कि रेशमी जुल्फें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे रेशम बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी सिल्क जिसको आप कहते हैं भाई तुम्हारा बाल बड़ा सिल्की है, तो सिल्की माने रेशमी बाल है, ठीक है। तो ये होता है एक प्रकार से कोमल है, मुलायम है। तो जो कोमल है मुलायम है वही क्या है आपका? वही सिल्की है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, वही रेशमी है। समझ में आ रही बात है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, मतलब कि अगला प्रश्न आप देखेंगे, मतलब अगला जो विशेषता है रेशम की वो ये है कि रेशम को काफ़ी समय तक हवा में खुला छोड़ने पर इसका रंग जो होता है क्षीण हो जाता है और इन तंतुओं को अधिक समय तक खुली हवा में नहीं रखना चाहिए। यानी रेशम को खुली हवा में नहीं रखना चाहिए और काफ़ी समय तक अगर हवा में इसको खुला रखेंगे तो इसका रंग जो होगा वो उड़ जाएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, स्वनिर्मित और उत्पादित रेशम में दो अंतर बताइए। स्वनिर्मित रेशे जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनते। एक तो मूंगा रेशम हो गया, एक टसर रेशम हो गया और एक अरंडी रेशम हो गया। और उत्पादित रेशम की बात करें तो दो प्रकार का होता है उत्पादित रेशम। पहला होता है लपेटा हुआ रेशम और दूसरा होता है कटा हुआ रेशम, ठीक है। दूसरी बात यह है कि निर्मित रेशे, मतलब कि जो स्वनिर्मित रेशे होते हैं वह रेशम जो होता है निम्न श्रेणी का होता है, जबकि जो उत्पादित रेशम होता है वो उच्च श्रेणी का होता है। जो ककून से बनता है वो उच्च श्रेणी का रेशम होता है, ठीक है। लेकिन जो एक प्रकार से मनुष्य बनाते हैं स्वनिर्मित रेशम होता है वो निम्न श्रेणी का, यानी वो अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाता है, ठीक है। समझ में आ रही बातें? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 33 नंबर। रेयान का पिता किसे कहते हैं? रेयान एक तंतु है, तो इसका पिता किसे कहा जाता है, मतलब कि इसका उपयोग सबसे पहले किसने किया है? तो सन 1884 ईस्वी में काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ये महोदय हैं, इन्होंने सर्वप्रथम रेयान का तंतु इन्होंने निर्मित किया था, नाइट्रोसेलुलोज निर्मित किया। और इस वैज्ञानिक की इस उपलब्धि के कारण से इसे ही रियान का पिता या फादर ऑफ रियान कहा जाता है। किसको? काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट को 1884 में इन्होंने जो है जो रियान का वस्त्र बनता है, इसका जो रियान का वस्त्र बनता है वो नाइट्रो सेल्यूलोज से बनता है, नाइट्रोसेल्यूलोज से बनता है। और चूंकि नाइट्रोसेल्यूलोज जो है सबसे पहले किसने बनाया है? 1884 में बनाया था, किसने? काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट ने। इसीलिए इन्हीं महोदय को रेयान का पिता हम कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, रियान कितने प्रकार के होते हैं? तो रियान के रेशों को मुख्य स्रोतों के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका पुनर्निर्मित सेलुलोज, ठीक है। और मतलब उससे निर्मित जो पुनर्सेलुलोज, मतलब जो पुनर्निर्मित सेलुलोज हैं उनसे बने रियान। और उसमें खास करके तीन हैं, जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज विधि, दूसरी है विस्कोस विधि, तीसरी है कुप्रामोनियम रेयान विधि, ठीक है। तो ये तीन विधियां पुनर्निर्मित सेलुलोज से निर्मित रियान है, ठीक है। जबकि बाकी दूसरा जो होता है ये है एसीटेट सेलुलोज, इससे निर्मित रियान भी होते हैं, ठीक है। एसीटेट्स जो बनते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से ये रियान जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जो पहला प्रकार है इसका पुनर्निर्मित सेलुलोज उसके तीन प्रकार होते हैं। तो ये बड़ा फेमस है, इसको ही आप लिखते हैं जब पूछा था कि रियान कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको ये भी पता है तो आप इसको पहला भाग और दूसरा भाग बांट करके पहले में तीन जरूर लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सभी लोग। 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फिलामेंट की परिभाषा दीजिए। फिलामेंट बताएं क्या होता है? तो फिलामेंट फाइबर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि फिलामेंट जो होता है एक लंबा अविरल तंतु होता है जिसकी अनिश्चित लंबाई होती है। कोई निश्चित लंबाई नहीं कि भाई इतना ही लंबा होगा, कोई पता नहीं कितना लंबा होगा ये फिलामेंट। तो और जिसे मीटर में मापा जाता है, ये बात भी ध्यान रखें। तो ये होता है आपका फिलामेंट, क्लियर। 37 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करें। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए भाई। चले, धागे कितने प्रकार के होते हैं आपसे प्रश्न पूछा गया है। धागे मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? धागे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई? तीन प्रकार के।
पहला प्रकार है आपका साधारण धागे यानी कि सिंपल यार्न, दूसरे होते हैं सम्मिश्रित धागे यानी कि कॉम्प्लेक्स यार्न, और तीसरे होते हैं नॉवेल्टी या फैंसी धागे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो 3 प्रकार के धागे होते हैं, कौन कौन से भाई, कौन कौन से? अच्छा मैं भाई बोल रहा हूँ इसको लेकर के, चूंकि बहुत सारी छात्राएं ही पढ़ती हैं गृह विज्ञान, तो अगर भाई बोल रहा हूँ तो उसको लेकर के आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो धागे कितने प्रकार के होते हैं? धागे होते हैं भाई 3 प्रकार के। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि अगर भाई बोल रहा हूँ तो भाई हमारी बहनें भी शामिल है उसमें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चूंकि बहन कहना उतना आदत नहीं है, तो भाई निकल रहा, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, इसको लेकर के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे हमारे पास कि सर जी आप भाई भाई बोलते हैं, बहन नहीं बोलते हैं, तो वो समझ जाइए आप थोड़ा सा। ठीक है, तो साधारण जो धागे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण धागा, सिंपल जिसको आप बोलते हैं, सिंपल यार्न, अंग्रेजी में धागे को यार्न कहते हैं। तो हो सकता है हिंदी में पूछ ले कि यार्न कितने प्रकार के होते हैं, तो भी आप जानिएगा कि ये धागे के बारे में पूछ रहा है। एक होता है सम्मिश्रित धागा यानी कॉम्प्लेक्स यार्न, एक होता है नॉवेल्टी या जिसको फैंसी धागे बोलते हैं। ठीक है, साधारण धागों की बात की है तो धागे आपको पता होगा, जो धागे साधारण धागे होते हैं। ठीक है, साधारण धागों की रचना एक ही वर्ग के रेशों से होती है, इसमें दूसरे वर्ग के रेशे मिश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, और खास करके इस प्रकार का जो धागा होता है अपनी संपूर्ण लंबाई में एक समान व्यास का होता है। धागे में ऐंठन प्रारंभ से अंत तक एक समान रहती है, एक ही दिशा में रहती है। और साधारण धागा इकहरा तथा दोहरा या बहुमाज 2 प्रकार का हो सकता है। और इकहरे धागे में आप देखते हैं एक ही धागा काट करके बटा हो जाता है, और जबकि दूसरे धागे जो होते हैं, जो दोहरे धागे होते हैं, उसमें इकहरे धागे मिले रहते हैं और उसे उसी संख्या की पलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बुनाई करते समय 2 अलग अलग तैयार धागों को एक मान करके प्रयोग किया जाता है और ये दोहरे धागे कहलाते हैं। तो दोहरे धागे साधारण धागे एक ही में आते हैं। उसके बाद में आता है आपका सम्मिश्रित धागे। सम्मिश्रित धागों की अगर बात की जाए तो जिसको कॉम्प्लेक्स यार्न कहते हैं, इन धागों की संरचना जो होती है वो जटिल होती है। खास करके इन धागों का निर्माण एक से अधिक वर्ग के धागों से होता है। इससे क्या होता है कि इसे बनाने में जिन धागों का प्रयोग किया जाता है वे अलग अलग व्यास के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग बनावट के होते हैं, और इसी प्रकार से विभिन्नता तथा नवीनता लाने की दृष्टि से इनसे अधिक अथवा कम वेग पर नमूने, फंदे, गांठें जो होती हैं उसको लगा करके ऐंठन में विभिन्नता दे करके, ऐंठन में एक प्रकार से अलग अलग तरीके से ऐंठन दे करके धागे में नमूने तथा डिजाइन तैयार किया जाता है, जिससे ग्राहक जो होते हैं फैंसी धागों की ओर आकृष्ट हो सकते हैं। तो ये सम्मिश्रित धागे होते हैं। सम्मिश्रित धागे एक प्रकार से फैंसी धागे के ही लगता है कि फैंसी धागे ही हैं। ठीक है, सम्मिश्रित धागे, इसमें मिलावट होता है। फैंसी धागे की बात की तो फैंसी धागों में कई प्रकार का धागा होता है, जैसे कि फैंसी धागों में लूप धागा हो गया, स्लब धागा हो गया, ग्रैंडल धागा है, फ्लैग धागा है, गांठ वाला धागा है, स्पाइरल यार्न जिसको आप बोलते हैं, स्पाइरल धागा, रेटिन धागा, स्ट्रेस धागा, ये सब धागा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अच्छा, धागा निर्माण की कई सारी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि कार्डिंग हो गया, कॉम्बिंग हो गया, खींच करके धागा निकालते हैं, घुमाव दे करके, कटाई करके। ठीक है, ये सब होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए 3 प्रकार के धागे। अगला क्वेश्चन से आपका है 38 नंबर, फैंसी धागों के कोई 5 प्रकार बताइए। फैंसी धागों के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है आपका स्पाइरल धागा, दूसरा है रेटिन धागा, तीसरा है फ्लेक धागा, चौथा है लूप धागा, पांचवा है स्लब धागा। ये फैंसी धागों के प्रकार हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया था। तो ये आप पांचों याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपकी परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन से 39 नंबर देखेंगे, सिलाई मशीन के 5 मुख्य भाग के नाम बताइए। सिलाई मशीन के 5 मुख्य भाग कौन कौन से, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला भाग है नीडल प्लेट, दूसरा है स्लाइड प्लेट, तीसरा है प्रेशर फुट लिफ्टर, चौथा है आपका थ्रेड गाइड, और पांचवा है प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू। ये सिलाई मशीन के 5 मुख्य भाग होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आप लोग इस भागों को याद रख लीजिएगा, ये आप लिख दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो सिलाई कढ़ाई करती होंगी उनको तो इनके बारे में पता भी होगा। ठीक है, तो सिलाई मशीन के 5 मुख्य भाग होते हैं। पहला निडल प्लेट, दूसरा स्लाइड प्लेट, तीसरा प्रेशर फुट लिफ्टर, चौथा थ्रेड गाइड, पांचवा प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिलाई निर्माण के 5 उपकरण के नाम बताइए। सिलाई मशीन जो सिलाई जो एक प्रकार से निर्माण होता है, सिलाई मशीन का जो निर्माण होता है, सिलाई मशीन का बोल रहा हूँ, सिलाई करने के जो उपकरण होते हैं, यानी सिलाई करते समय किन किन यंत्रों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कैंची की आवश्यकता पड़ती है, इंची टेप होना जरूरी होती है सिलाई करते समय, धागे का होना जरूरी होता है, सुई भी होनी चाहिए, सुई मतलब जो सुई मतलब समझ रहे हैं, जो मशीन वाली सुई होती है वो, इसके अलावा पिन और पिन कुशन ये सब होना चाहिए, तभी आप सिलाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सिलाई के 5 उपकरण हैं, इनका नाम ध्यान रख लीजिए, एग्जाम में पूछेगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि नीडल थ्रेडर क्या होता है।
तो यह धागा डालने में मदद करता है। नीडल थ्रेडर सिलाई मशीन का ही एक भाग होता है। इसमें एक पत्ती लगी होती है और उसके आगे तार लगी रहती है, जिसकी सहायता से धागा जो होता है वो सीधा होकर के सुई में डाला जा सकता है। ये नीडल थ्रेडर कहा जाता है उसी को। 42 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है कि मशीन में तेल डालते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। तो मशीन में तेल डालते समय हमको कई सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पहली बात, मशीन में तेल डालते समय बैलेंस व्हील को सामने तथा पीछे की ओर घुमाते रहना चाहिए, ताकि जो है तेल जो है वो सब जगह फैल जाए। मतलब कि घुमाएंगे जब, चाहे वो पैर वाली मशीन हो चाहे हाथ वाली, जब उसको घुमाते रहेंगे तो इससे क्या होगा, तेल जो होगा सभी जगह पे लग जाएगा अच्छे तरीके से, इससे मशीन सरल चलेगी। दूसरी बात, सभी जोड़ों व पुर्जों में भी तेल डालना चाहिए। तेल डालने के बाद मशीन को कुछ समय तक खाली या पुराने कपड़े पर चलाना चाहिए, अन्यथा कपड़े पर तेल के धब्बे लग जाएंगे तो कपड़ा खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको उन कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए सिलाई, मतलब कि तेल डालने के बाद में आप बेकार कपड़ों पर जो है सिलाई करें, तो इससे क्या होगा, जो दाग धब्बे लगने होंगे वो पुराने कपड़े पर लग जाएंगे, नया कपड़ा आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात इसका ध्यान रखना चाहिए कि तेल देने के बाद कभी कभी मशीन को धूप में भी रख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि मशीन आवाज़ कम करती है। खटपट खटपट बहुत ज़्यादा बोलता है मशीन जब चलती है, लेकिन जब तेल डाल करके आप उसको धूप में रखेंगे तो इससे क्या होगा, आवाज़ कम करेगी और हल्की चलेगी मशीन। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला फायदा आपको ये हो सकता है कि तेल डालने के बाद आप, मतलब कि अगला आप काम ये कर सकते हैं, तेल डालते समय ध्यान रख सकते हैं इन बातों को, कि तेल डालने के बाद बिना चलाए मशीन को बंद नहीं करना चाहिए। मतलब तेल अगर डालें तो आप उसको चला करके ही बंद करके रखें। ऐसा नहीं कि तेल डाल दिया बस उसको चलाए नहीं, तेल डाल करके फिर उसको रवा कर दे एक बार, मतलब चला दे 2-3-4 बार उसको घुमा दे, ताकि क्या हो कि पूरा तेल सब जगह लग जाए और एक प्रकार से 1-2 कपड़ा लेकर के उस पर चला करके चेक कर ले। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन आपका है, सिलाई शुरू करते समय धागा उलझने के क्या कारण होते हैं, बताएं। तो सिलाई शुरू करते समय धागा उलझने के कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण है कि बाबिन में धागा अधिक भरा होने से क्या होता है, ये एक प्रकार से धागा उलझने की समस्या हो जाती है। दूसरी बात, मशीन की सफाई ना होने से भी धागा उलझ जाता है। इसके अलावा नीचे का धागा अगर ऊपर की ओर निकला हुआ होता है तो भी धागे फंस जाते हैं। इसके अलावा मशीन में अगर तेल नहीं आप डालते हैं लगातार तो उससे भी धागे फंसने की संभावना बढ़ जाती है और धागे फंसते भी हैं। इसके अलावा दोनों धागे प्रेशर फुट के पीछे ना ले गए हों। ठीक है, अगर ऐसा होगा कि दोनों धागे प्रेशर फुट के पीछे नहीं जाते तो ऐसी स्थिति में भी सिलाई मशीन मतलब सिलाई शुरू करते समय धागा उलझने के एक प्रकार संभावना बढ़ जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पैटर्न बनाने हेतु किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पैटर्न बनाने हेतु कई प्रकार की आवश्यकता, मतलब कि वस्तुओं की आवश्यकता होती भाई। किन किन वस्तुओं की आवश्यकता हो, जैसे कि नापने का टेप आपका होना चाहिए। पैटर्न माने क्या होता है, जैसे कि जैसे आप कोई नाप ली, ठीक है, आपने कोई नाप लिया। अब जब आपने कोई नाप लिया तो नाप लेने के बाद में आपको करना क्या है कि उस पर आपको क्या, मतलब कि किन किन चीज़ों से आप नाप लेते समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली बात, नापने का इंची टेप आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, स्केल यानी सीधी स्केल, पटरी जिसको आप बोलते हैं, तो पटरी होनी चाहिए। इसके अलावा कोड़िए स्केल व 2 भुजा वाली स्केल दोनों होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। नाप लेते समय किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है भाई, जैसे कि अगर बात की जाए, आवश्यकता और भी चीज़ों की पड़ सकती है आपको, जैसे कि मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी चिन्ह लगाने के लिए, या छुरी या चाक की आवश्यकता, एक ब्राउन पेपर की आवश्यकता पड़ सकती है, कागज काटने के लिए कैंची के होना परम आवश्यक है, क्योंकि कागज पर पैटर्न जब हम बना लेंगे तो उसी पैटर्न पर फिर हम जो है चीज़ों को सेट कर देंगे। इसके अलावा टेबल होना चाहिए, लकड़ी का टेबल जिस पर परिसज्जा ना की गई हो या उसके ऊपर फ्लानेल का कपड़ा बिछा हुआ हो, ऐसी एक प्रकार से एक मेज होनी चाहिए। इसके अलावा प्रेस भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रकार से ये सब पैटर्न बनाने के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, पैटर्न बनाने का मतलब एक प्रकार से ड्राफ्टिंग। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, ड्राफ्टिंग बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ड्राफ्टिंग बनाने की कई सारी विधियां हैं, जैसे कि पहली बात यह है ड्राफ्टिंग बनाने की, पैटर्न बनाने की, कि सर्वप्रथम कपड़े पर ऑर्डर बुक में लिखे नाप जो होता है उस नाप को ध्यान से देखें और उसके अनुसार आपको ड्राफ्ट बनाना है। उसके अनुसार आपको एक खाका, एक मतलब सांचा जिसको आप बोलते हैं, उस सांचे को बनाना है। दूसरी बात, जिस ब्राउन पेपर पर आप ड्राफ्ट करें नाप उसी पेपर के किनारे पर लिख दें। ठीक है, ताकि आप भूलें ना बाद में। इसके अलावा गोलाई वाले स्थान पर हल्के हल्के निशान डालने चाहिए, इससे क्या होगा कि बाद में आपको आसानी होगी। इसके अलावा वस्त्र के आगे पीछे के भाग, तीरा, आस्तीन, कॉलर
इन सभी मतलब कि इन सभी को बनाए। इससे क्या होता है कि वस्त्र के संपूर्ण भाग आपको दिखाई देंगे, तो बाद में चल करके जब आप वस्त्र की सिलाई कर रही होंगी तो उसमें आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। इसके अलावा ड्राफ्ट की प्रत्येक रेखा व शेप साफ साफ होनी चाहिए, जिससे बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परिधान निर्माण हेतु वस्त्र कैसे तैयार करेंगी? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वस्त्र निर्माण हेतु वस्त्र कैसे तैयार करेंगी आप। तो परिधान निर्माण के लिए, परिधान निर्माण मतलब कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, तो कपड़ा बनाने के लिए वस्त्र किस प्रकार से तैयार किया जाता है? पहली बात तो सिलाई हेतु उपयुक्त वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, मतलब कि जो सिलाई के लिए उपयोगी हो। दूसरी बात, वस्त्र का रख रखाव, मतलब कि वस्त्र का रुख पहचानना चाहिए कि भाई वस्त्र किस प्रकार का है, वस्त्र क्या कह रहा है, किस प्रकार से उसको चाहिए चीजें। ठीक है, तो उसके बाद में उसका निर्माण उसी तरीके से किया जाए। तीसरी बात यह कि वस्त्र की सिकुड़न दूर करी जाए पहली। दूसरी बात यह है कि वस्त्र पर इस्त्री करना चाहिए, इस्त्री मैंने प्रेस करना चाहिए ताकि वो एक प्रकार से उसकी सिकुड़न दूर हो जाए। इसके अलावा पांचवी बात, पैटर्न हेतु वस्त्र तैयार करना। पैटर्न के लिए किन वस्त्रों की आवश्यकता पड़ सकती है और उसके लिए वस्त्र को तैयार किया जाए। इसके बाद की बात है अगला 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। कपड़ा काटने के सहायक यंत्रों के नाम लिखिए। कपड़ा काटने में सहायक यंत्र कई सारे हैं, जैसे कि सुई हो गई, आपकी कैंची हो गई, धागा हो गया, अक्सी है, पहिया है, चाक है, पिन है। ये कपड़ा काटते समय इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कपड़ा काटने के 4 सिद्धांत कौन कौन से उनको बताएं। तो कपड़ा काटने के निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं, जैसे कि पहला सिद्धांत ये है आपका कि प्रिंट की दिशा, सही फोल्ड, इन सभी बातों पर समुचित ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा जो पोशाक होता है, पोशाक माने एक प्रकार से जिसको आपको सेट करना है ड्रेस, तो ड्रेस के बड़े हिस्सों को सर्वप्रथम आपको काटना है। ऐसा करने से छोटे हिस्से काटने में सुविधा होगी। सबसे पहले जब बड़े हिस्सों को आप काट लेंगे तो छोटे हिस्से अपने आप काटने में आपको मदद मिलेगी। तीसरी बात यह है, तीसरा सिद्धांत, कि जब दो हिस्से एक जैसे होते हैं तब दोनों हिस्से एक साथ काटने चाहिए, जैसे कि योक, कफ, पॉकेट, ये सब जब दो हिस्से एक साथ होते तो उनको एक साथ काट लेना चाहिए। चौथी बात यह है कि पोशाक के दाएं और बाएं हिस्से काटते समय कपड़े को आड़ा या सीधा मोड़ करके, यानी कि अच्छी साइड को अच्छी तरीके से साइड में देख लें, ताकि क्या हो कि दोनों हिस्से अलग अलग मतलब कि काटने हो तो उसमें दिक्कत हो सकती बाद में। तब पहले पैटर्न की सीधी साइड ऊपर की तरफ रख करके काटिए और दूसरी बार उसी पैटर्न को उल्टी साइड रख ऊपर की तरफ रख करके काटना चाहिए, जैसे आस्तीन, फ्रंट, ताकि क्या हो दोनों का एक प्रकार से सेम हो, बराबर हो, कोई डिफरेंट ना हो। 49 नंबर क्वेश्चन आपका है, करघे के कार्यों में ताने की भूमिका का वर्णन कीजिए। ताने का बेलन यानी वार्प बीम जिसको आप बोलते हैं, यह हिस्सा जो होता है करघे के पीछे की ओर होता है और ताने के धागों को इसी पर चढ़ाया जाता है। कपड़े का यह बेलन लगातार घूमता रहता है तथा प्रत्येक बाने के धागे के भर जाने के बाद में क्या होता है, यह बेलन जो होता है थोड़ी सी हल्की गति से घूम करके क्या होता है, ये अपनी जो हल्की गति से घूम करके क्या करता है भाई, अपने ऊपर लिपटे हुए धागों को ढीला छोड़ देता है। और इस प्रकार की गति वाली प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, बाना जो होता है उस बाने के धागों को भरने के लिए ताने का धागा निरंतर निकलता रहता है, तो इसी को ताना बाना आपको पता होगा, जानते होंगे। 50वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, करघे के कार्यों में कपड़े के बेलन का क्या उपयोग होता है बताइए। तो कपड़े का बेलन एक क्लॉथ बीम की अगर बात की जाए तो यह हिस्सा करघे में स्थित होता है। करघे कार्यों में कपड़े का जो बेलन होता है ये करघे में स्थित होता है। पहले तो इस बेलन पर ताने के बेलन के आते हुए धागों को छोर लग जाते हैं, मतलब इस पर। इसके अलावा जिससे करघे में ताने के धागे ठीक से कस जाते हैं। जैसे जैसे कपड़ा बनना प्रारंभ होता है वह इसी कपड़े के बेलन पर स्वतः ही लिपटता जाता है और वस्त्र लपेटने की क्रिया करने के आधार पर ही इस हिस्से को क्लॉथ बीम भी कहा जाता है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, करघे के कार्यों में शटल का क्या योगदान होता है। तो शटल क्या होता है भाई, तो शटल जो होता है इसको फिरकी भी कहा जाता है और इसमें बाने के धागे लपेटे जाते हैं। करघे में लगी यह शटल निरंतर बाएं से दाएं और दाएं से बाएं आती जाती रहती है और इस निरंतर आने जाने की प्रक्रिया से कपड़ों की जो पंक्तियां होती निरंतर और लगातार बुनती रहती हैं और इस प्रकार से कपड़ा तैयार होकर के घूमते हुए क्लॉथ बीम पर लिपटता जाता है और शटल की एक पंक्ति बुन जाने की प्रक्रिया को एक पिक भी कहा जाता है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, करघे के कार्यों में कंघी का क्या उपयोग होता है। तो कंघी यानी रीड जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में। तो करघे के इस अंग को कंघी कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति वस्तुतः एक दांतेदार कंघे के समान ही होती है, इसीलिए इसको कंघी बोलते हैं। शटल के द्वारा
जब एक पंक्ति बुन करके तैयार हो जाती है तब क्या होता है, कंघी आगे जाकर के बुनी हुई जो पंक्ति होती है उसको ठोंक देती है, जिससे क्या होता है कि वह ठीक से बैठ जाती है। और इस कंघी में भी पतले तार लगे हुए रहते हैं और प्रत्येक तार के बीच में एक धागे को निकाला जाता है और यह कंघी बुने हुए धागे को ठोंक करके ठीक करती रहती है। और इस प्रकार से क्या होता है, प्रत्येक बुनी हुई पंक्ति तैयार हुए वस्त्र का भाग बनती जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वस्त्र की लंबाई बढ़ती रहती है और यह कंघी हार्नेस के समानांतर करघे में लगी हुई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे 53 नंबर प्रश्न है आपका, परिधान निर्माण में लय और संतुलन से क्या अभिप्राय है। तो परिधान में लय के द्वारा वस्त्रों को सुंदर बनाया जाता है, मतलब कि वस्त्र इतने सुंदर बनाए जाएं कि एक बार उन्हें देखने से मन को संतुष्टि प्राप्त हो जाए। तो परिधान निर्माण में लय और संतुलन का यही अभिप्राय होता है। लय के अंतर्गत परिधान में रंग हो गया, रचना, रेखा, अलंकार, ये सब आवश्यक होता है। वस्त्रों में किसी प्रकार की लय हो परंतु परिधान में रंग, रचना, रेखा और अलंकरण सभी मनोहारी रूप में होने चाहिए। अतः ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अच्छा संगीत मन को संतुष्ट कर देता है, उसी प्रकार इसे देखने पर मन को पूर्ण रूप से संतुष्टि हो। लय को उत्पन्न करने के लिए परिधान की रचना में रंग अच्छा होगा तो लोगों को पसंद आएगा, उसकी रचना, उसकी रेखा, उसकी आकृति, उसका अलंकरण, ये सब अगर अच्छा होगा, उसमें पुनरावृत्ति की जाएगी तो एक प्रकार से क्या होगा, वो और अच्छा लगेगा और मनोहारी लगेगी। जिस प्रकार से संगीत को सुनने के बाद में आपके मन में एक प्रकार से क्या होता है, उसमें आप रम जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इसी प्रकार से चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका परिधान निर्माण करते समय लय और संतुलन का मतलब। क्लियर, समझ में आ गई बातें। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो इतने प्रश्न आपके हो गए, लगभग 53 क्वेश्चंस तक मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझने का प्रयास किया। विस्तार से मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया। ठीक है, समझ में आ गई होंगी बातें। और भी चीज़ों के बारे में जल्दी मॉडल पेपर आपको दूंगा, तो मॉडल पेपर में मैं आपको विस्तार से और चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि मॉडल पेपर इससे पहले 2022 के पढ़े हुए आप लोगों ने मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी ये महासंग्राम वीडियो पेपर 1 की हो गई है। पेपर 2 की यानी प्रसार शिक्षा की मैं 1-2 दिनों में प्रसार शिक्षा की भी मॉडल पेपर की आपकी मतलब कि महासंग्राम वीडियो दे दूंगा। उसके बाद में फिर एक मॉडल पेपर फिर 2023 के दे दूंगा ताकि आपकी परीक्षा तैयार हो जाए और फिर से आपको इसी प्रकार से मैं पढ़ाने का प्रयास करता रहूंगा, तीव्र गति से पढ़ाऊंगा। मॉडल पेपर आप जरूर देखिएगा। महासंग्राम वीडियो ये रिवीजन के लिए आपके लिए, ताकि आप जो है अगर किताब ना पढ़ना चाहे आसानी से आप पढ़ करके अपनी जानकारी को ग्रहण कर सकें, रिवीजन कर सकें। परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे तो आप बड़ी आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा और आप हर चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय जवाहर। तब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।